नमस्कार प्यारे साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज के जो ऑनलाइन क्लास है वो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के मॉडल पेपर से है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि आपके जो एग्ज़ाम हैं, जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, फर्स्ट सेमेस्टर का या फोर्थ या थर्ड सेमेस्टर का या सेकंड सेमेस्टर का, तो वो एग्ज़ाम प्रस्तावित है। जैसा कि आपको डेट भी पता है और एग्ज़ाम के बिल्कुल सहज ढंग से आप लेंगे। हाँ, कुछ जैसे रिक्वायरमेंट बच्चों की है, या यूँ कहे कि जैसे आप यूजी पीजी पास करके आते हैं तो बीएड की कक्षाओं में जब प्रवेश करते हैं तो उसके पेपर में या उसके लिखावट में थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ती है। साथ ही साथ ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है कि जो आपके मॉडल पेपर कैसे आते हैं, एग्ज़ाम में किस प्रकार के मॉडल पेपर देते हैं, या उसके लिए मार्केट में आपको पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबंधित जो अंशाल पेपर भी उपलब्ध होते हैं। और अंशाल पेपर तो लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंशाल पेपर से आपको पहले बात तो पेपर का मॉडल या पेपर का स्वरूप या प्रकृति पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है ना। पूर्वांचल हर विश्वविद्यालय की जो कापियाँ होती हैं जिसमें आप उत्तर को आपको लिखना होता है, तो वो उसके मॉडल जो है अलग अलग होते हैं। ठीक है ना। जैसे ये कहें कि अवध विश्वविद्यालय की जो कापियाँ आती हैं वो दूसरे तरीके से बिल्कुल वाइट होती हैं और प्लेन होती हैं, लेकिन पूर्वांचल विश्वविद्यालय की जो कापियाँ होती हैं लंबी होती हैं ना, ये लंबी कापियाँ होती हैं इस तरह से, ये इस तरह से होती है। ठीक है ना। और ये लाइनिंग में होती हैं, लाइनिंग दिया रहता है इस तरह से लाइनिंग में रहता है, आपको लाइन में ही लिखना है। ठीक है ना। तो अच्छी बात है जो लाइनिंग में आप, जैसे जो बच्चे लाइनिंग में नहीं लिखे हैं, अगर वाइट पेपर मिल जाए तो उनको लिखावट में या उनको लिखने में दिक्कत होती है, इधर से लिखेंगे तो इधर चला आएगा। ठीक है ना। एक सीधी रो में या एक सीधी लाइन में नहीं लिख पाते, तो अच्छी बात है लाइनिंग में जो आपको कॉपियाँ मिलेंगी लिखने के लिए। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे जो बिल्कुल नए हैं और उनको किस प्रकार से एग्ज़ाम को फेस करना है, इसके संबंध में देखते हैं। तो एग्ज़ाम को फेस करने से पहले, और अभी आपके पास टाइम भी है, आप जो अंशाल पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबंधित जो अंशाल मार्केट में मिल रहे होंगे, पुस्तकालय की दुकानों पे आप देखेंगे तो अंशाल पेपर जो है आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले करना क्या है कि अंशाल पेपर 2018-19, ठीक है ना, 2018 और 19 का जो मॉडल पेपर है और मुख्य रूप से जो प्रश्न की प्रकृति है ना, यूँ कहें कि 2018-19 के जो पेपर आए हैं बिल्कुल आप उसको पढ़ डालिए अक्षर से। जैसे चाहे वह लघुत्तरी प्रश्न हो, चाहे अति लघुत्तरी प्रश्न हो, चाहे दीर्घोत्तरी प्रश्न हैं, तो 3 प्रकृति के प्रश्न आते हैं। तो 3 प्रकार की जो प्रकृति होती है, 3 प्रकार के जो प्रश्नों की प्रकृति होती है उसी प्रकार से आते हैं। तो आपको 2018-2019 का जो मॉडल पेपर है आपको बिल्कुल उसको पढ़ डालना है। और मेरा ये दावा है लगभग आपको 60% तो मिल ही जाएगा। ठीक है ना। 60% तो आपको क्वेश्चन उससे मिल ही जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। आप प्रयास करेंगे तो अंशाल पेपर लेने का आप सबसे पहले प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो अंशाल पेपर लेने के बाद 2018-19 का जो प्रश्न बनाया है आप उसको अच्छे से पढ़ डालिएगा। अभी आपके पास टाइम भी है। हाँ, देखते हैं पेपर की प्रकृति कैसी होगी। तो पेपर की प्रकृति जो है कुछ उसी तरह से जैसे यूजी पीजी में आपके पूछे जाते थे, है ना। थोड़े से नंबर में केवल बदलाव है। विशेष तौर पे देखेंगे मॉडल पेपर कैसा है, तो जैसा भी आप जानते हैं खंड अ करके आएगा, है ना। तो खंड अ करके जो आएगा, खंड अ में जो कैसा होगा, खंड अ जो होगा वह अति लघुत्तरी प्रश्न होगा। ठीक है ना। अति लघुत्तरी मतलब छोटा प्रश्न होगा, अति लघुत्तरी के प्रश्न होंगे। अच्छा, पूरे मॉडल पेपर का जो समय है 3 घंटे का समय है ना, 3 घंटे का समय होगा, पूरी अवधि 3 घंटे की होगी और 90 नंबर का ये प्रश्न, यानी कि एक पेपर जो है वो कितने अंकों का होगा, वो कितने अंकों का होगा
90 अंकों का होगा। तो समसामयिक भारत और शिक्षा के संबंध में ही देखते हैं ना, समसामयिक भारत एवं शिक्षा, है ना। जो मैं पेपर पढ़ाता हूँ वही उसी को बता रहा हूँ। समसामयिक भारत एवं शिक्षा के संबंध में ही देखते हैं, उसी को एक तरह से मैं बता दे रहा हूँ। तो इसमें जो है 3 घंटे की संपूर्ण अवधि जो है 3 घंटे की होगी और 90 नंबर का जो है संपूर्ण प्रश्न होगा। अब देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न की प्रकृति होगी। पहला जो खंड अ है वह अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, है ना, छोटा प्रश्न होगा। आप जानते भी हैं अति लघु उत्तरीय के प्रश्न होंगे और वह कितने शब्दों में लिखने होंगे। एक प्रश्न जो है 50 शब्दों में लिखने होंगे। एक प्रश्न जो है 50 शब्दों में लिखने होंगे। और भी बता दें कि एक प्रश्न जो 50 शब्दों में लिखने हैं वह 1 अंक के होंगे, ठीक है ना। 50 शब्दों में लिखने हैं और 10 प्रश्न होंगे 1 अंक के होंगे, यानी कि सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। इसमें अथवा करके नहीं देता। जैसे मैंने बताया कि 10 प्रश्न होंगे और 10 प्रश्न जो है अनिवार्य होंगे। एक प्रश्न 1 अंक का होगा, ठीक है ना। तो 1 अंक का होगा यानी कि 10 अंक का होगा। यानी कि पहला जो प्रश्न है वह रोमन भाषा में 1 2 3 4 5 6 करके 10 तक आएगा, है ना। 10 तक ये प्रश्न होगा तो वह 1 ही अंक का होगा। आपको 85 शब्दों में लिखना है। शब्द का विशेष तौर पे ध्यान देंगे। मूल्यांकन में हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं, लगभग ये मान के चलिए कि 20% ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जिनको ये नहीं पता कि शब्द सीमा पर ध्यान ही नहीं देते। जो प्रश्न अति लघुत्तरी को उसको लघुत्तरी में कर देंगे, दीर्घ का है तो उसके अति लघुत्तरी में कर देंगे, दीर्घ का है तो ये लघुत्तरी का है तो उसको दीर्घ कर देंगे। इस तरह की बहुत सारी विडंबनाएँ हैं और बराबर ये कंप्लेन देखा जाता है। तो लगभग 20% ऐसे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं कि जो आप पेपर दे रहे हैं कितने शब्दों में लिखना है। 50 शब्दों के जो प्रश्न होंगे तो 2 से 3 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे पूछ दिया कि लोकतंत्र को परिभाषित कर दिए या लोकतंत्र की परिभाषा बताइए, तो लोकतंत्र की परिभाषा लिखना है तो सबसे पहले लोक महत्व की जो परिभाषा है जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की परिभाषा है ना। तो ये आप लिख सकते हैं। लेकिन अब क्या है कि भाई इस तरह जनसाधारण में तो और ख़ासकर पॉलिटिकल में तो लोकतंत्र की बहुत लोगों ने परिभाषा दिया है, लेकिन आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोकतंत्र की परिभाषा जो अब्राहम लिंकन की लिखते हैं, वो क्योंकि उसके शब्द जो हैं बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित किए गए हैं, है ना। तो इस तरह से तो आपको लोकतंत्र की परिभाषा लिखना है तो अगर अब्राहम लिंकन की परिभाषा लिखते हैं तो कितने केवल 2-3 लाइन में आपका पूरा हो जाएगा, है ना। 2-3 लाइन में ही पूरा हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले और क्या करेंगे, प्रश्न को यदि आप सिस्टम वाइज करते हैं, जैसे प्रश्न पूछा है उसी अनुसार करते हैं आप, तो भी कापियाँ खूबसूरत रहती हैं। एग्जामिनर के ऊपर जो है अच्छा प्रभाव जाता है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत सारे ऐसे कंप्लेन होते हैं कि आप न खंड लिखे हैं न अति लघुत्तरी प्रश्न, सीधे सीधे आप क्या करते हैं रोमन भाषा में 1 लिख करके आप सीधे सीधे लोकतंत्र की परिभाषा लिख देते हैं। 20 से 5वां नंबर डाल करके आप लिख देते हैं। आपको पता ही नहीं, खंड नहीं लिखे, अति लघुत्तरी नहीं लिखे, कुछ नहीं लिखे, तो एग्जामिनर क्या है तो बाय डिफेक्ट एग्जामिनर के ऊपर पड़ता है, ठीक है ना। जब उसको बार बार खोलना पड़ता है, ये पता न कौन सा प्रश्न लिखा है समझ में नहीं आ रहा है, तो झल्ला करके नंबर भी कभी कभी पुअर कर देता है वो। तो ये सबसे पहले होने चाहिए। आप अति लघुत्तरी प्रश्न लिखिए या लघुत्तरी प्रश्न लिखिए या दीर्घोत्तरी लिखिए, कोई भी प्रश्न लिखिए तो इसको दर्शा दीजिए खंड अ से आप अति लघुत्तरी प्रश्न लिख रहे हैं। कौन से, पहले का तीसरा लिख रहे हैं या पहले का 5वां लिख रहे हैं, ये लिखना ज़रूरी होता है। एग्जामिनर जैसे ही उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, एग्जाम जैसे ही आपके पेपर को पलटेगा और वो तुरंत जो है खंड अ से आपने लिखा, उस तुरंत समझ जाएगा खंड अ से ये 5वां प्रश्न है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हेडिंग नहीं डालते, सीधे सीधे प्रश्न को ही लिख देते हैं या सीधे सीधे उत्तर ही लिखने लगते हैं, प्रश्न ही नहीं लिखते। तो ये सब गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि नंबर पर बाय डिफेक्ट पहुंचता है आपकी कुछ गलतियों की वजह से। तो बराबर ये दर्शाते रहेंगे। वैसे जैसे प्रश्न को पूछता है उसी तरह से यदि प्रश्न आप लिखते हैं तो बहुत ही
इफ़ेक्टिव होगा, बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। जैसे पूछ दिया है उसी तरह आपने लिखा है और बराबर अच्छे अंकों से अच्छे अंक आपको प्राप्त होते हैं। तो ज़रूर ये दर्शाने का प्रयास करिएगा कि खंड कौन सा है, कौन सा लघुत्तरी है लिख रहे हैं, कैसे लघुत्तरी लिख रहे हैं। तो ये और साथ ही साथ शब्द सीमा पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। शब्द सीमा, यदि शब्द सीमा बनाया गया है तो उसका भी कुछ माने है। आप जैसे 50 शब्दों में लिखा है, 2-3 लाइन लिखिए। 200 शब्दों में लिख रहा है, 200 शब्द कैसे आपके पूरे हो जाते हैं। एक फ्रंट पेज वाला जो है, एक पेज आपने लिखा और पेपर को पलटेंगे तो उसके पीछे भी एक पेज लिख दिया, तो दोनों मिला के 200 शब्द हो गए, यानी एक पन्ना में 200 शब्द हो जाता है ना। तो आपको एक ही पन्ना लिखना है 200 शब्दों में, आप उसको 5-5 पेज उठा के लेके चले जाते हैं ना। तो इससे क्या है कि आपको जो प्रश्न का उत्तर कैसे देना है आपको पता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे करते हैं, अब जो जान रहे होंगे तो वो उनको तो हंसी लग रही होगी, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं अभी पढ़े हैं। इस तरह से पेपर जो प्रश्न है उसके उत्तर देना चाहिए। हाँ, उसी तरह से पहले का पहला दिया है, पहले का दूसरा, तीसरा, इस तरह से राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा नीति का तात्पर्य क्या है, इस तरह से प्रश्न पूछता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, प्रौढ़ शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है, तो इसको यदि आपको लिखना है तो 50 शब्दों में या 60 शब्दों में भी लिख सकते हैं, ऐसा इशू नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा नहीं सकते, है ना। तो 2-3 लाइन में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम क्या है। तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम यानी कि जो प्रौढ़ों की शिक्षा देने की बातें हैं, कब से शुरू हुआ है ना, किस सन से शुरू हुआ है और ये किस उम्र तक के लोगों को दिया जा सकता है, इसके केंद्र कहाँ कहाँ हैं, बस थोड़े शब्दों में आपको दर्शा देना है, ठीक है ना। इसी तरह से दिया है, 3rd क्वेश्चन दिया है पहले का, सामान्य विद्यालय का तात्पर्य क्या होता है ना। तो सामान्य विद्यालय का क्या तात्पर्य है, इसको भी आप थोड़े शब्दों में देंगे। तो एक तरह से आपके दिमाग में पिक्चर बनना चाहिए, पिक्चर बनता रहे, आप लिखते रहिए, ठीक है ना। पिक्चर बनता रहे, लिखते रहे। ऐसा नहीं कि आप बैठ के सोच रहे हैं और थोड़ा सा याद आए तब लिखे, तब तो आपका समय भी जाएगा, क्योंकि बाउंडेशन है 3 घंटे का। ये भी तो एक विडंबना है, एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो जाती है कि आप 3 घंटे में पूरा पेपर ही नहीं कर पाते। तो वो सोचने विचारने में तो आपके दिमाग में एक तरह से कॉन्सेप्ट बनता रहे और आप लिखते रहिए, इस तरह से होना चाहिए, है ना। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे, संविधान की धारा है, पूछा है संविधान की धारा 24 क्या है। तो धारा 24 में क्या उल्लेख किया गया है, इसको लिखेंगे, थोड़े में लिखेंगे। ये मुख्य रूप से बालकों की उत्पीड़न से संबंधित ये धारा बनाई गई है। तो उसमें क्या है, किस बात का उल्लेख किया गया है, फटाक से लिखेंगे। नई तालीम क्या है, तो नई तालीम का मतलब होता है शिक्षा, है ना। तो इस तरह से नई तालीम क्या है या नई शिक्षा क्या है, इस तरह से वर्तमान समय में चल रही शिक्षा के बारे में थोड़ा सा दर्शाएंगे, कैसी है तकनीकी शिक्षा के माध्यम से किस तरह से लोग जागरूक हो रहे हैं। तो इस तरह से 10 प्रश्न आएंगे, 10 प्रश्न करना आपके लिए अनिवार्य होगा। तो पहले प्रश्न में 10 क्वेश्चन होंगे, अनिवार्य होंगे, 50 शब्दों में लिखना है, ठीक है ना। ये तो आप जान गए। तो करिएगा क्या, जैसे पहला पेज है, तो पहले पेज में क्या करिएगा, पहले पेज में ये जो अति लघुत्तरी के 2 प्रश्न करिएगा, है ना। जैसे ये पहला पेज है तो पहले पेज में आधे में मतलब हो जाएगा, यहाँ हेडिंग वोडिंग डालेंगे, है ना। जैसे हेडिंग डालेंगे यहाँ, और फिर जो है दूसरे प्रश्न का हेडिंग डालेंगे, तो ये 2 प्रश्न जो है इससे हो जाएंगे एक पेज में। एक पेज मतलब जैसे फ्रंट वाला कवर जो होता है, तो 2 प्रश्न आप जो है लिख सकते हैं। जैसे लोकतंत्र की परिभाषा है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा नीति, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है, तो इस तरह से आप 2 को लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप लिखते चलेंगे। तो इसी तरह से बराबर जो है आप इसके संबंध में देखते रहेंगे। इसके साथ देखेंगे तो ये समझ में आ गया। खंड अ तो आपके समझ में आ ही गया होगा। बराबर कंपटीशन भाई बहुत आगे चला गया है। अच्छे अंक पाने के लिए बहुत जद्दोजहद होती है। कितना अच्छा लोग सोचते हैं कितना अच्छा लिख दूं कि नंबर आपको अच्छा से अच्छा मिले, हाईएस्ट मिले। तो हाँ, बहुत सारी ऐसी, देखिए नंबर पाने का एक ही सूत्र नहीं है ना, एक ही सूत्र नहीं है। नंबर पाने के कई तरीके हैं। जैसे आपके हैंडराइटिंग पर भी डिपेंड करता है कि आपको नंबर कैसा मिलता है, ठीक है ना। बहुत पुअर लिख देंगे, आपको बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं
जो लिख देते हैं खुद उनसे पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो नहीं पढ़ पाते। तो हेड राइटिंग का भी बहुत रोल होता है नंबर पाने में, तो हेड राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं बन रही है तो बनाने का प्रयास करिए। अब एग्ज़ाम में नहीं बनाने का प्रयास करिएगा। अरे एग्ज़ाम में बहुत रफ टफ तेज 3 घंटे में लिखना है। अगर राइटिंग बैठाने का प्रयास करेंगे तो स्वाभाविक है बहुत लोग स्लो लिखते हैं, बहुत लोग स्लो लिखेंगे तब अच्छा लिखेंगे, है ना। तो स्लो लिखेंगे अच्छा लिखेंगे तो छूट जाएगा प्रश्न, है ना। तो तेज़ लिखिए अच्छा लिखिए, इस तरह से होना चाहिए। तो हेड राइटिंग का बहुत बड़ा रोल है नंबर पाने का। तो हेड राइटिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। शब्द सीमा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक ही नंबर देगा वो, 2 नंबर नहीं देगा, 2 नंबर नहीं देगा वो, एक ही नंबर आपको देगा। तो आप एक पेज लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन है 50 शब्दों में, तो भी वो एक ही नंबर देगा। तो यानी कि आप एनर्जी जो है गलत जगह लगा दिए, इसका मतलब यही हो गया ना, एनर्जी गलत जगह लगा दिए, आप ज़्यादा लिख दिए, कोई मतलब नहीं उसका, एक ही अंक देगा। तो इस तरह से क्या है कि यह आप पहले जो बातें हैं ये आप समझ गए होंगे। साथ ही साथ आप देखते हैं खंड ब से, खंड अ आ गया, खंड ब आ गया, लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना। तो लघु उत्तरीय प्रश्न भी जो होते हैं ये मुख्य रूप से जो होंगे ये आपके 5 प्रश्न होंगे, है ना। 5 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न जो होगा, हाँ 5 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न जो होगा 8 अंक का होगा। तो 8 बच्चे कितना हो गया 40, यानी कि 5 प्रश्न करने होंगे। तो 5 प्रश्न करने होंगे और वह एक प्रश्न जो है 8 नंबर का होगा। तो इसमें भी क्या होते हैं, 5 जो प्रश्न आप करेंगे वो अथवा करके देता, ऑप्शनल देता है। बहुत अच्छी बात है, ऑप्शनल एक पहला नहीं आ रहा तो आप अथवा वाला करेंगे। तो जैसे पूछ दिया है कि मुस्लिम काल में शिक्षा के उद्देश्य को दर्शाइए या विवेचना कीजिए या लिखिए। तो यह आप जब भी लिखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न तो हमेशा इस तरह लिखेंगे, खंड ब करके, खंड ब अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, है ना। जैसे मैं बता दे रहा हूँ आपको कैसे लिखना है। जैसे देखिए कि इस तरह से आपकी कॉपी है, तो ऊपर सबसे पहले आप लिखेंगे खंड, खंड जैसे आप मान लीजिए ब को लिख रहे हैं, खंड ब, खंड ब। अब लिखेंगे, अब यहाँ दर्शा देंगे, मोटी हेडिंग से लिख देंगे, लिखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर, ठीक है ना, लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर, ठीक। इस तरह से आप लिखेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं लिखेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर लिखेंगे, यानी प्रश्न का उत्तर आप दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे, फिर बीच में लिख लीजिएगा प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या जैसे दूसरा दिया है, प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा दिया है तो दूसरा का आपने लिख दिया, ठीक है ना। यदि दूसरे का अथवा कर रहे हैं तो प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा यहाँ पे लिख दिया अथवा, ठीक है ना। तो वो फटाक से एग्जामिनर समझ जाता है कि अथवा वाला प्रश्न किया है, यानी दूसरा वाला प्रश्न किया है। तो इस तरह अथवा करके आता है। तो जैसे आप कभी कभी बहुत लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा पेपर चुराने के लिए या कम लिखने के लिए बस इसमें भी और भी हेडिंग डालेंगे। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा लिख दिए, फिर मुस्लिम काल में शिक्षा के उद्देश्य, तो फिर यहाँ लिखेंगे मुस्लिम काल में शिक्षा के उद्देश्य, ठीक है ना। आप जो है लिखना शुरू करेंगे तो आधा पेज तो आपका यही सब हेडिंग वोडिंग डालने में चला गया, है ना। अब आधा इधर लिखना है और उधर भी लिखना है, तो 150-200 शब्द हो जाता है। भाई कोई अब गिनता तो नहीं, लेकिन एक अनुमान की तरह जो है लगाया जाता है। तो एक पेज में 100 शब्द आते हैं, दूसरे पीछे 100 शब्द आएंगे, तो एक पन्ना लिखेंगे तो आपका 200 शब्द हो जाएगा। तो इस तरह से दर्शाएंगे। जब इस तरह से दर्शा देंगे आप, तो एग्जामिनर जैसे ही आपकी कॉपी खोलेगा, पहला पेज देखेगा, फटाक से उसके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि बच्चे ने मुस्लिम काल में शिक्षा के उद्देश्य को लिखा है। अब आप कहीं ऐसे हेडिंग वोडिंग डाल के कुछ नहीं लिखा और वो दूसरा या अथवा कुछ नहीं लिखा, बस लघुत्तरी, बहुत ऐसे हैं लघुत्तरी प्रश्न लिख दिया, बस हो गया, उसके बाद लिखना शुरू कर दिए। अब वो ढूंढता रहे कौन सा प्रश्न लिखा है।
तो इस तरह से क्या बातें हैं, इस तरह से आप लिखते रहेंगे तो 200 शब्दों में आते हैं। लघुत्तरी प्रश्न आपको 200 शब्दों में लिखने हैं, 5 प्रश्न करने होंगे अथवा करके आएगा, एक प्रश्न 8 अंक का होगा, 40 अंक का हो गया, ठीक है ना। तो क्या हो गया, 10 अंक का आपका अति लघुत्तरी प्रश्न और 40 अंक का आपका लघुत्तरी प्रश्न, ठीक है ना, ये दोनों हो गए। अब चलिए दीर्घोत्तरी की तरफ। इसी तरह से लघुत्तरी प्रश्न में दिया है, जैसे मुस्लिम काल में शिक्षा के उद्देश्य पूछ दिया, फिर अथवा करके दिया है अरविंद घोष के शिक्षा दर्शन को दर्शाइए। हाँ, एक चीज़ और आपको बता दें, लघुत्तरी प्रश्न में एक ट्रिक बता दूँ आपको कि लघुत्तरी प्रश्न में मुस्लिम काल में शिक्षा के उद्देश्य वाला प्रश्न बहुत आता है। आप इसको देखेंगे तो उद्देश्य वाला प्रश्न बहुत आता है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। जैसे वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्य, ब्रिटिश काल में शिक्षा के उद्देश्य, मुस्लिम काल में शिक्षा के उद्देश्य, ये हो गया। दूसरा चीज़ शिक्षा दर्शन बहुत आता है, जैसे अरविंद घोष का शिक्षा दर्शन, महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन, रविन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन। तो शिक्षा दर्शन का भी प्रश्न जो है बहुत आता है। तो इसमें ये मान के चलिए कि लघुत्तरी प्रश्नों में 2-3 प्रश्न तो उद्देश्य या शिक्षा दर्शन से जरूर आएगा, है ना। तो ये आप अंशावल देख लीजिएगा, जिसका होगा वो आप 2-3 का पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्या दिया है, खंड स दिया है। हाँ, दीर्घोत्तरी प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। खंड स जो होगा वो दीर्घोत्तरी प्रश्न होगा। दीर्घोत्तरी प्रश्न को भी जान ही रहे हैं। तो दीर्घोत्तरी प्रश्न को आपको 500 शब्दों में लिखना है ना। दीर्घोत्तरी प्रश्नों को आपको 500 शब्दों में लिखना है। तो 500 शब्दों में लिखना है तो इस तरह से देखेंगे, एक प्रश्न 500 शब्दों में लिखना है तो जो पेपर होगा, इसमें देखेंगे जो पेपर होगा इस तरह से होगा कि 500 शब्दों में लिखना है। तो हमने बताया कि एक जो है ये एक फ्रंट वाला पेज 100 शब्दों का हो गया, दूसरे वाला भी पीछे 100 शब्दों में लिखते हैं, ठीक है ना। तो 200 शब्दों में हो गया। फिर उसके बाद लिखते हैं 100, 300 हो गया, यानी कि 2.5 पेज, यानी 2.5 पन्ना लिखेंगे तो 500 शब्द हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसे कोई इशू नहीं है, आप 3 पेज भी कर सकते हैं। 2.5 पेज लिख करके आप थोड़ा सा नीचे बढ़ा सकते हैं। तो 2.5 पेज वैसे अमूमन 2.5 पेज लिखिएगा, क्योंकि बहुत समय आपके पास नहीं रहता है। तो 2.5 पेज में बड़े आराम से 500 शब्द आ जाएगा। और ये जो होते हैं, हाँ, इसमें जो प्रश्न आएंगे कुल मिला करके 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि 5 प्रश्न आते हैं। तो दीर्घोत्तरी में भी 5 प्रश्न आते हैं। और ये अथवा करके इसमें भी ऑप्शन इसमें भी होता है कि कौन सा आपको करना है। जैसे पूछ दिया कि संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की विवेचना कीजिए, या टिप्पणी लिखिए, इस तरह से आता है। फिर अथवा कर देगा उच्चतर शिक्षा में NCERT की भूमिका क्या है। तो ये अथवा करके यानी कि 7वां प्रश्न 2 कर देगा। तो इस तरह से आप कोई 2 प्रश्न करेंगे। तो एक प्रश्न जो होता है मुख्य रूप से 20 अंक का होता है ना। तो एक 20 अंक का होगा, 2 ही करना है तो 20 दूनी 40 अंक का हो गया। तो आपका 10 जो है ये लघुत्तरी हो गया, और 40 जो है ये लघुत्तरी हो गया, है ना। ये अति लघुत्तरी हो गया 10 अंक का, और लघुत्तरी हो गया आपका 40 अंक का, और 40 अंक का दीर्घोत्तरी हो गया। तो 40, 40, 80, 10, 90 अंक का जो है पूरा यह आपका पेपर है। तो मुख्य रूप से सब पेपर मिला करके एक क्वेश्चन से लेकर के 11 क्वेश्चन के बीच जो है, यानी 11 प्रश्न जो है आते हैं। तो इस तरह आप मॉडल पेपर को हमारी समझ से आपके समझ में आ गया होगा। और भी कोई अगर यदि इस तरह की कोई जिज्ञासा रहती है तो आप ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या कोई कंप्लेन आपकी है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। तो इस तरह से मुझे विश्वास है। तो जो आपको कॉपियाँ मिलती हैं पर्याप्त होती हैं, और अब तो 20 कापियाँ भी नहीं मिलती, क्योंकि उसमें पेज जो है ज़्यादा से ज़्यादा 24 पेज या 32 पेज की जो है वो कॉपी होती है, उत्तर पुस्तिका होती है। तो इस तरह से पूरा प्रश्न का जो मॉडल है इस तरह बनाया गया है, ठीक है ना। तो हमें विश्वास है कि आप इसी तरह से लिखेंगे, जैसे जैसे शब्द सीमा है, जिस तरह से प्रश्न को पूछा उसी तरह से लिखेंगे। और हाँ, जो जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न ऐसा है कि जो एकदम नहीं आ रहा है, बिल्कुल आप उसके बारे में सुने ही नहीं है ना, तो उसको प्रयास करिएगा कि उसको बीच में कहीं लिखने का,
है ना। कभी कभी एग्जामिनर का कॉन्सेप्ट जो बनता है तो पहले जैसे प्रश्न को जैसे लघुत्तरीय प्रश्न है और नंबर देना शुरू किया, इसमें मान लीजिए लघुत्तरीय प्रश्न है, एक आध दो नहीं आ रहा है, एक नहीं आ रहा है, तो उसको भाई लिख के तो छोड़िएगा नहीं भाई, उसको ऐसा नहीं कि नहीं छोड़िएगा, नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए, ना ना ना, वो तो आपको क्या है पीछे बैक लेके चला जाएगा। गलत ही लिखिएगा 2-3 नंबर तो मिलेगा। अगर नहीं लिखेंगे कभी भी एग्ज़ाम में ये प्रयास करिए 3 घंटे के पेपर में और 11 प्रश्न पूछा, एक प्रश्न भी नहीं छोड़िएगा। नहीं आ रहा है तो भी लिखिए, आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो भी लिखिए, कुछ लिखिए। तो क्या करेंगे कि जैसे नहीं आ रहा है तो उसको क्या करिएगा कि उसको कहीं बीच में सेट कर दीजिएगा। तो कभी कभी कॉन्सेप्ट एग्जामिनर का बना रहता है, तो मान लीजिए 8 अंक का एक प्रश्न है और 6 अंक देना शुरू किया, ठीक है ना, 6 अंक एक प्रश्न पर देना शुरू किया, 6 अंक देते जा रहा है, 6 7, तो जो आप मान लीजिए जो नहीं आ रहा है उसको भी लिखे हैं तो बहुत ध्यान नहीं देता, तो भी आप वो क्या करेगा कि 5-6 कर देगा, 6 उस पर भी कर देता है कभी कभी, है ना, या 5 ही कर देगा या 7 ही कर देगा, उस पर देगा जरूर नंबर। गलती भले अब इतना टाइम भी नहीं है कि अक्षरशः वो पढ़े, देगा जरूर, लेकिन कभी एग्जाम में प्रश्न को छोड़िएगा ही नहीं। अगर छोड़ेंगे तो वो भी आपके नंबर जो है अब माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हमें विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत ही यूजफुल वीडियो हमने सोचा। बहुत जब से आपके एग्ज़ाम के डेट घोषित हुए हैं तब से मैं भी ये सोच रहा था कि आप बिल्कुल नए हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले, थोड़ा सा उनको इस तरह से जानकारी दिए जाए, है ना। तो हमको विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हाँ, जो नए हमारे स्टूडेंट होंगे या जो अभी तक जुड़ नहीं पाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। फिर कुछ ऐसे भी रिक्वायरमेंट रहेगी तो फिर भी वो कोई वीडियो या चैनल पे पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।